हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ये आपके केमिस्ट्री के बेस को स्ट्रॉन्ग करेगा और आने वाले चैप्टरों में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आइए बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से क्या करते हैं, इसको समझते हैं। देखिए बच्चों, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर केमिकल रिएक्शन की कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें केमिकल रिएक्शन की, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है, कोई न्यू प्रोडक्ट क्या होता है यहाँ पर फॉर्म होता है, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों लिखोगे टू और मोर reactants react each other to form new product और substance। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर टू और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट ईच अदर टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा जो रिएक्टेंट है वो क्या होंगे, यहाँ पर रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, यहाँ पर न्यू सब्सटेंस या न्यू प्रोडक्ट को क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्म करेंगे। इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि यहाँ पर जो न्यू प्रोडक्ट बनेगा, इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी, यहाँ पर डिफरेंट होगी। किससे? रिएक्टेंट से। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर जो न्यू प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो क्या होगी, यहाँ पर रिएक्टेंट से क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर केमिकल रिएक्शन, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद देखते हैं हम कि जो डेली लाइफ में होने वाले केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन, केमिकल reactions occur in daily life। डेली लाइफ में होने वाले यहाँ पर क्या है, हमारे केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज है। तो बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला जो पॉइंट है वो यहाँ पर हो जाएगा रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में रस्ट लग रही है, ये भी हमारा क्या होगा, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगा, जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। इसके बाद दूसरा, कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड। मिल्क का कर्ड में क्या होना, कन्वर्ट होना, ये भी हमारा क्या है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन है। तीसरा, बर्निंग ऑफ एलपीजी सीएनजी। यहाँ पर क्या है कि बर्निंग ऑफ एलपीजी एंड सीएनजी, यानी कि एलपीजी का बर्न हो रहा है या फिर सीएनजी का क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है। ये भी हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन है, जो हम डेली लाइफ में क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर पे यहाँ पर आ जाएगा राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स क्या है, यहाँ पर जो यहाँ पर फल वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, पक जाते हैं। ठीक है, तो इस ये भी क्या होता है, हमारा यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है। इसको बोलते हैं राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स कहते हैं। क्लियर है इतना? तो ये कुछ क्या है, एग्जाम्पल है जो हम डे लाइफ में अपने क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को देखते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। कोई भी चीज बर्न हो रही है, ठीक है, कोई भी चीज हम जला रहे हैं, आ रही बात समझ में? तो ये हमारा क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, जिसके कारण एक यहाँ पर क्या बनेगा, नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, यहाँ पर जो हमने रिएक्टेंट लिए थे इससे क्या होगी, इनकी डिफरेंट होगी। ठीक है, ये तो हमारे क्या हो गए, केमिकल रिएक्शन अकर इन डेली लाइफ। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है बच्चों कि हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो इसकी कुछ ऑब्जर्वेशन होगी, वो हम देखेंगे यहाँ पर।
तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन है बच्चों यहाँ पर। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, चेंज इन कलर। पहली ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पर, चेंज इन कलर। अगर कलर में चेंज हो रहा है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस का कलर क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर चेंज हो रहा है तो इसके अंदर क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो इसके अंदर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने एक अब यहाँ पे एग्जांपल पढ़ा रस्टिंग ऑफ आयरन का। तो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन हमारा क्या हो जाएगा, चेंज इन कलर। ये ऑब्जर्वेशन देखने के लिए मिलेगी हमें किसके अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर। इसके बाद सेकंड पॉइंट अगर हम देखें यहाँ पर, चेंज इन कलर के बाद चेंज इन टेम्परेचर। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पर, चेंज इन टेम्परेचर। अगर कोई केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, क्लियर, इतना या बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, तो दोनों ही केस में यहाँ पर क्या होगा, हमारा केमिकल रिएक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेंगे क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड ये CaO, और इसका एक और नाम है बच्चों, ध्यान रखना, इसका एक और नाम है क्विकलाइन। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लो क्विकलाइन। ठीक है, जैसे ही इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे इसके अंदर हम, क्विकलाइन या कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर ऐड किया जाएगा, तो यहाँ पर रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होकर यहाँ पर क्या बनेगा, Ca होल ब्रैकेट OH2। ये हमारा होता है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसे हम कहते हैं यहाँ पर स्लेक्ड लाइन। और इसके अंदर से क्या निकलती है, हीट भी निकलती है। इसका मतलब क्या होगा कि ये रिएक्शन जब हो रही है तो इसके अंदर से हीट निकल रही है, मतलब टेम्परेचर में क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन भी देखने के लिए मिलती है हमें केमिकल रिएक्शन में। नेक्स्ट है यहाँ पर बच्चों हमारा थर्ड पॉइंट पे, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पर बच्चों, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या होगी, जो मैटर्स होते हैं इनकी स्टेट क्या होगी, यहाँ पर चेंज होगी। जो सब्सटेंस होंगे उनकी स्टेट क्या हो जाएगी, यहाँ पर चेंज हो जाएगी। हो सकता है वो लिक्विड से गैस बनाए, गैस से लिक्विड बनाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो सब्सटेंस होंगी उनकी स्टेट चेंज होगी, तो ये भी हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पर क्या है, केमिकल रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन। ये दोनों की दोनों किस में है, स्टेट में, अभी ये गैस स्टेट में है। जब ये क्या होंगे, कंबाइन होंगे, जब ये क्या होंगे, यहाँ पर बाय मास यहाँ पे क्या होंगे, कंबाइन होंगे, तो यहाँ पर क्या फॉर्म करेंगे, वाटर फॉर्म करेंगे। और ये किस स्टेट में होगा, यहाँ पर लिक्विड स्टेट में होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो रहे हैं, गैसेस से लिक्विड स्टेट में क्या हो रहे हैं, यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। तो ये भी ऑब्जर्वेशन हमारी क्या कहलाती है, केमिकल रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे यहाँ पे देखो बच्चों, फोर्थ नंबर पे हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस। फोर्थ नंबर पे क्या है हमारा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन यहाँ पर जब होती है तो बहुत से केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, गैसेस का भी क्या होता है, यहाँ पर निकलता है, गैसेस भी निकलती है यहाँ पर। इसको हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस, और ये इंडिकेट करता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पर मैंने ले लिया है Zl ले लिया, जिंक, ठीक है, और प्लस यहाँ पर H2SO4, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो एसिड के अंदर जैसे ही मैं इसके अंदर क्या करूंगा, यहाँ पर जिंक मेटल या जिंक के ग्रेन्यूल्स क्या करूंगा, ऐड करूंगा, तो यहाँ पर क्या बनाएगा, ZnSO4, और प्लस इसमें से कौन सी गैस इवोल्यूट होगी, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या होगी, यहाँ पर इवॉल्व होगी। आ रही बात समझ में, तो ये भी हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। फिफ्थ नंबर पे अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब बच्चों ये प्रेसिपिटेट जो वर्ड आया है इसका मतलब क्या है, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है, यहाँ पर इधर एक जगह लिख लेना, इनसॉल्युबल सब्सटेंस
इन वाटर, मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस जो क्या हो वाटर में इनसॉल्युबल हो, इनसॉल्युबल सब्सटेंस इन वाटर, इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो मैंने कोई रिएक्शन करी और उसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है किसका, प्रेसिपिटेट का, तो वो भी इंडिकेट क्या करेगा, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन को इंडिकेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखेंगे एक जो रिएक्शन अभी आगे हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, जब मैं वहां पर बताऊंगा फिर याद दिलाऊंगा मैं प्रेसिपिटेट के बारे में। तो यहाँ पर हम एक रिएक्शन देखेंगे किसकी, यहाँ पर मैंने ले लिया BaCl2 और प्लस Na2SO4। ये जो है हमारा BaCl2, ये होता है हमारा बेरियम क्लोराइड, और ये होगा हमारा सोडियम सल्फेट। अब बच्चों जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो ये जो Na है ये जुड़ जाएगा Cl के साथ, और ये जो Ba है जुड़ जाएगा SO4 के साथ। तो यहां पर बनाएगा क्या, BaSO4 और प्लस NaCl। तो ये जो BaSO4 होता है ये एक टाइप का क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है, ये व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर एक कलर भी पूछा जाता है इसके अंदर कि BaSO4 का कलर कैसा होता है, तो BaSO4 प्रेसिपिटेट तो होता ही है और उसका कलर क्या होगा, यहाँ पर व्हाइट कलर होगा। और ये जो NaCl है ये होता है एक्वस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज ध्यान रखना, केमिस्ट्री में कुछ यहाँ पर कुछ एब्रीवेशन चलती है, जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है L, तो L का मतलब होता है यहाँ पर लिक्विड, लिक्विड स्टेट, ठीक है। इसके बाद अगर लिखा हुआ है G, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, गैस स्टेट। अगर लिखा हुआ है एक्वस, AQ लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये एक्वस स्टेट हो जाएगा। एक्वस का मतलब होता है जो वाटर में क्या होगा, सॉल्युबल होगा। एक्वस का मतलब होता है सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में क्या होगा, ये सॉल्युबल होगा। इसके बाद अगर लिखा हुआ है S, तो S का मतलब होता है सॉलिड स्टेट। तो ये कुछ एब्रिविएशन होती है केमिस्ट्री के अंदर, जब रिएक्शन होती है तो उसके साइड में ब्रैकेट में लिखा होता है, तो उससे हमें क्या होता है, इंडिकेशन होता है क्या, कि ये लिक्विड स्टेट में, गैस स्टेट में, एक्वस में या फिर सॉलिड में, ठीक है। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट देखो बच्चों, अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब किसकी, केमिकल इक्वेशन की। अभी हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा, अब यहाँ पर देखेंगे हम केमिकल इक्वेशन की। तो हेडिंग डालो बच्चों, केमिकल इक्वेशन। तो देखो बच्चों, अगर हम केमिकल इक्वेशन की बात करें तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन इज मैथमेटिकल मैथमेटिकल या फिर स्लैश करके लिखोगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि जो केमिकल इक्वेशन क्या होता है वो एक मैथमेटिकल या फिर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। जो भी केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, जितने भी सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं उसका क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, हमारा केमिकल इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। हाइड्रोजन गैस combined with ऑक्सीजन, या फिर यहां पर लेते हैं हाइड्रोजन गैस combined with क्लोरीन गैस टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, यहाँ पर क्लोरीन गैस के साथ कंबाइन कर रही है और यहाँ पर क्या बना दिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म कर रही है। ये एक स्टेटमेंट दे रखा है, केमिकल रिएक्शन दे रखी है।
तो इसको हमें क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से सब्सटेंस या कौन कौन से यहाँ पर रिएक्टेंट यूज हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा एक तो हाइड्रोजन यूज हुआ है, ठीक है, और प्लस यहाँ पर क्या यूज हुआ है, क्लोरीन यूज हुआ है, और यहाँ पर बोल रखा है गैस, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में जी। अब यहाँ पर क्या होगा, जब ये रिएक्ट करके यहाँ पे बनाएंगे तो क्या बना रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म कर रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे, हम सिंबॉलिक फॉर्म में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है यहाँ पर H2, मॉलिक्यूल फॉर्म में चलता है, H2 हो गया, और यहाँ पर जो क्लोरीन होगा वो होगा Cl2। तो जितनी भी गैसेस होती है उसको हम मॉलिक्यूल्स फॉर्म में लिखते हैं। तो हाइड्रोजन गैस है तो H2 आ गया, और क्लोरीन गैस है तो यहाँ पर Cl2। जब ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं तो यहाँ पर क्या बना रहे हैं, HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, HCl होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये फॉर्मूला है, क्लास 9th में हमने पढ़ रखा है कि किस तरह से फॉर्मूले बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये चीज है, ये हमारा होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये जो होता है हमारा क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी चीजें ले हम, 2 3 4 10 12 जितनी भी यहाँ पर हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीज लेंगे, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, रिएक्टेंट से। ये क्या होते हैं, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्शन में क्या करे, पार्टिसिपेट करे, और पार्टिसिपेट करके एक नया सब्सटेंस या नया प्रोडक्ट क्या करे, फॉर्म करे, उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर रिएक्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में हमारे आने वाले क्या होते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर अभी एक सिंगल प्रोडक्ट बना है, यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे क्या बना है, हमारा HCl एसिड हुआ है, जिसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा रिएक्टेंट होता है, जो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, और रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, यहाँ पर एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारा क्या होता है, यहाँ पर प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर ये जो इसकी प्रॉपर्टी है और इसकी प्रॉपर्टी, दोनों की दोनों प्रॉपर्टी क्या रहेगी, यहाँ पर अलग रहेगी, डिफरेंट रहेगी। तो ये हमारा था केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर केमिकल इक्वेशन के साथ आता है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर जो नेक्स्ट है हमारी बात, यहाँ पर लिख देते हैं हम इधर, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या होता है बच्चों, क्लास 9 में फिर से मैं थोड़ा सा रिकॉल कराऊं आपको। क्लास 9 में हमने दो लॉस पढ़े थे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के। दो लॉस वहां पे कौन कौन से थे हमारे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे कौन सा लॉ, फर्स्ट लॉ यूज करेंगे, कौन सा यहाँ पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास neither be created nor destroyed in a chemical reaction। तो ना ही मास यहाँ पे क्रिएट होगा, ना ही डिस्ट्रॉयड होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में। अगर हम बात करें, ये कहता है हमारा क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। तो इसी लॉ को हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी नीड टू बैलेंस देम, यानी कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन। जो भी इक्वेशन यहाँ पर बनी हुई है उसको क्या करना होता है, हमें बैलेंस करना होता है, क्या करने के लिए, इस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए। तो यहाँ पर लिखोगे बच्चों, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट साइड is equal to product side।
ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम होंगे किस साइड, किसके एलिमेंट के जो यहाँ पर क्या होंगे एटम्स होंगे किस साइड होंगे, रिएक्टेंट साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर वो क्या होंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में भी क्या रहेंगे, यहाँ पर इक्वल रहेंगे। अब यहाँ पर देखो बच्चों, अगर हम इसी को क्या करें, बैलेंस करें, यहाँ पे छोटा सा एक लेते हैं, यहाँ पर ये इक्वेशन दे रखी है, इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चों, अगर हम बात करें हाइड्रोजन के एटम कितने दिख रहे हैं, यहाँ पर 2 दिख रहे हैं मेरे को, H2 लगा हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन कितने एटम है, यहाँ पर 2 है। इसके बाद Cl जो है हमारा एलिमेंट, इसके भी कितने एटम है, यहाँ पर 2 है। अब आते हैं यहाँ पर हम राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में यहाँ पे बताओ बच्चों कि हाइड्रोजन के कितने एटम है, 1 एटम है, और क्लोरीन के कितने एटम है, यहाँ पर 1 है। तो जब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो ये तो लॉ तो सेटिस्फाई कर नहीं रहा, तो इसी लॉ को हम सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों, अगर यहाँ पर क्या है 2 है H, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। और यहाँ पे मेरे को पता है कि ये जो H है और Cl है, ये दोनों को दोनों क्या है, कंबाइंड फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ये 2 लगाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 2 यहाँ पर प्लेस करूंगा, तो यहाँ पर ये जो 2 है वो H के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और Cl के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में है। तो जब 2 H से ज्यादा होगा तो यहाँ पर 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, और Cl के साथ भी 2 यहाँ पर इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 2। अब देखो बच्चों, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, HCl2 आ रहा है, यहाँ पर भी H2 आ रहा है, Cl2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, दोनों बैलेंस हो गया। तो इस तरह से हमें क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है, और इस लॉ को क्या करना होता है, हमें सेटिस्फाई करना होता है। ठीक है, आधी बात सब में, आई होप इतना समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर, इतना फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट देखो बच्चों, अब यहाँ पर हम देखेंगे, अब तो हमने यहाँ चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसको क्या कर लिया हमने यहाँ पर समझ लिया अच्छे से। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर इसके अंदर कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस हमें क्या करनी है, यहाँ पर पढ़नी है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अगर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें तो इसके अंदर हमें बहुत सारी टाइप्स की क्या करनी है, यहाँ पर रिएक्शन करनी है, और एक एक करके हम क्या करेंगे, बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से क्या करेंगे, एक एक रिएक्शन को हम समझेंगे, और उसके यहाँ पर क्वेश्चंस भी यहाँ पर मैं बताता जाऊंगा कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, अगर हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मैं टाइप्स लिख देता हूँ कि कितने टाइप्स के होते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों, अगर हम बात करें फर्स्ट जो रिएक्शन पढ़नी है हमें, वो पढ़नी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और इसी के अंदर एक और रिएक्शन हम देखेंगे कॉम्बिनेशन में, हम देखेंगे यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक और रिएक्शन देखेंगे यहाँ पर, कौन सी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखेंगे। दूसरे नंबर पे हमें पढ़ना है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और इसी के अंदर हम एक और देखेंगे यहाँ पर रिएक्शन, कौन सी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो बच्चों, जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये हमारी 3 तरह की होती है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, फर्स्ट थर्मल डीकम्पोजिशन, सेकंड इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन, एंड थर्ड फोटो डीकम्पोजिशन। ठीक है बच्चों, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में 3 यहाँ पर रिएक्शन हमें देखनी है, और थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन और फोटो डीकम्पोजिशन। ठीक है, इसके बाद हमारी जो थर्ड जो आएगी यहाँ पर रिएक्शन, वो आएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा मैं। इसके अंदर हमें एक सीरीज पढ़नी है, रिएक्टिविटी सीरीज, वो जब यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे तो वहां पर मैं छोटी सी टेबल पे क्या करूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है और इसको कैसे करते हैं। ठीक है, 4th नंबर पे यहाँ पर आएगा हमारा
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ नंबर पे कौन सी हमारी रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसी के अंदर देखेंगे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, अभी प्रेसिपिटेट का मतलब मैंने बताया था, ठीक है, थोड़ा पहले से रिवाइंड करके देखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रेसिपिटेट का मतलब मैंने बताया था, और इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम फिफ्थ नंबर पे बात करें तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिफ्थ नंबर पे कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिक्स नंबर पे हम बात करेंगे तो सिक्स नंबर पे यहाँ पर है रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, सिक्स नंबर पे कौन सी आएगी यहाँ पर, रिडक्शन रिएक्शन। इसके बाद सेवंथ नंबर पे रिडॉक्स रिएक्शन। सेवंथ नंबर पे कौन सी हमारी, रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बात करें यहाँ पर रिडॉक्स के बाद हमें एक और रिएक्शन यहाँ पे देखेंगे हम एट नंबर पे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये भी रिएक्शन हम देख लेंगे। वैसे आने वाले चैप्टर्स जो होंगे केमिस्ट्री के, इसमें भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, लेकिन अभी भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्चुअल में होता क्या है। तो ये हमें क्या करनी है, यहाँ पर 8 ये जो है रिएक्शन ये हमें पढ़नी है, और प्लस यहाँ पर जो 3 और रिएक्शंस है जो एक्स्ट्रा दे रखी है, जो इसके साथ ही चलेगी, ये भी हमें क्या करना है, इसको डिस्कस करना है। ठीक है, तो आइए एक एक करके क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे हम। देखो बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो एक एक करके हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप ये क्या कर लेना, नोट डाउन कर लेना। देखो फर्स्ट नंबर पे अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब बच्चों यहाँ पर देखो जो नाम लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन मींस कंबाइन करना, यानी कंबाइन होना। तो कंबाइन यहाँ पे कम से कम 2 चीज हो सकती है और 2 से ज्यादा चीजें भी हो सकती है। तो सिंपल सी बात है, कुछ ऐसी रिएक्शन हो रही है इसके अंदर जिसके अंदर रिएक्टेंट कितने इन्वॉल्व होंगे, मिनिमम 2 रिएक्टेंट क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे, या फिर 2 से ज्यादा क्या होंगे, रिएक्टेंट इन्वॉल्व होंगे, जो क्या करेंगे, यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, रिएक्ट करेंगे, और क्या फॉर्म करेंगे, वो प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, when 2 or more reactants react and combined chemically to form a single product, ठीक है, is known as combination reaction। ठीक है बच्चों, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखो सिंपल सी लैंग्वेज यहाँ पर कि व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट एंड कंबाइन केमिकली, यहाँ पर क्या होंगे, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट क्या होंगे, रिएक्ट करेंगे, और केमिकली क्या होंगे, कंबाइन करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर एक क्या बनाएंगे, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। इसी को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेंगे CaO। अभी मैंने ये रिएक्शन बताई थी, CaO को क्या कहते हैं, बताओ बच्चों एक बार, CaO को क्या कहते हैं हम यहाँ पर, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका सेकंड नाम क्या होता है, क्विकलाइन। प्लस CaO हो गया, इसके अंदर जैसे ही मैं वाटर ऐड करूं तो देखो बच्चों यहाँ पर 2 क्या आएगा, यहाँ पर रिएक्टेंट आ गए, लेफ्ट हैंड साइड में 2 रिएक्टेंट आ गए, वाटर और प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। जब ये रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसी को हम कहते हैं स्लेक्ड लाइन भी कहते हैं। और प्लस इसके अंदर से क्या निकलेगी, हीट भी क्या होगी, यहाँ पर इवॉल्व। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट बच्चों अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन की के बाद की, तो इसी के अंदर हमें पढ़ना है किसके बारे में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। तो यहाँ पर एक पॉइंट डाल के लिखोगे एक्सोथर्मिक
रिएक्शन। अब देखो बच्चों, यहाँ पर भी देखो जो जो नाम लिख रखे हैं रिएक्शन में उसी से मतलब हम निकालेंगे। जैसे यहाँ पर कॉम्बिनेशन सब निकाला कि कंबाइन हो गया, कंबाइन दो चीजें हो सकती है, दो से ज्यादा चीजें हो सकती है। वैसे इसी रिएक्शन में क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो अगर इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँ तो एक है एक्सो, एक्सो का मतलब यहाँ पर इवॉल्व, और थर्मिक का मतलब कहीं पे भी थर्मल वर्ड आ जाए तो इसका मतलब होता है यहाँ पर क्या, हीट। तो अगर मैं कोई केमिकल रिएक्शन कर रहा हूँ या केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसके अंदर से क्या हो, हीट इवॉल्व हो, हीट का निकलना, हीट क्या हो रहा है यहाँ पर, निकल रही है, वो हमारी कौन सी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर यहाँ पर मैं एक ये वाली रिएक्शन को देखूं तो ये वाली रिएक्शन भी क्या है, एक्सोथर्मिक की तरह ही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, हीट निकल रही है। तो बच्चों एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि एक ऐसी रिएक्शन का नाम लिखो या एक ऐसी रिएक्शन लिखो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और प्लस एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो यहाँ पर वो कॉमन रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर ये वाली रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और प्लस एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो यहाँ पर लिखोगे इन अ केमिकल रिएक्शन in which heat energy is evolved। ठीक है, इन अ केमिकल रिएक्शन इन विच, यानी कि एक केमिकल रिएक्शन में जिसमें क्या होता है, यहाँ पर हीट एनर्जी क्या होती है, यहाँ पर इवॉल्व होती है, यहाँ पर निकलती है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यही वाला लिखोगे, इसके अंदर भी एक्सोथर्मिक के अंदर भी यही वाला एग्जाम्पल आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद और भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जैसे डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। यहाँ पर लिख लेना एक पॉइंट डालकर, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। एसिड को अगर हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। डाइल्यूट का मतलब है यहाँ पर ज्यादा कंसंट्रेटेड एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको मेरे को क्या करना है, डाइल्यूट करना है। मतलब उसके अंदर वाटर की जो अमाउंट है, वाटर की क्वांटिटी को ज्यादा करना है, और एसिड की जो यहाँ पर क्वांटिटी है उसको क्या करना है, मेरे को कम करना है। इन द सेंस यहाँ पर जो एसिड के अंदर H प्लस आयंस है, इसको मेरे को क्या करना है, पर वॉल्यूम कम करना है। तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर वाटर ऐड करूंगा। वाटर यहाँ पर क्या होता है, एक तरह से न्यूट्रल सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो जब ये एसिड के अंदर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो पर वॉल्यूम जो H प्लस आयंस है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इतने क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। आ रही बात समझ में, तो H प्लस आयंस जब कम होंगे तो एसिड यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग से वीक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। तो डाइल्यूशन का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एसिड में वाटर का जो वॉल्यूम है, वाटर की जो मात्रा है वो ज्यादा है, और एसिड की जो वॉल्यूम है, एसिड की मात्रा है वो क्या है, कम है। ये भी हमारा क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। इसके बाद अगर हम कोई भी चीज बर्निंग कर रहे हैं, बर्निंग ऑल्सो कंसिडर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बर्न करेंगे तो हीट भी क्या होगी, उसके अंदर से निकलेगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर बर्निंग भी क्या कहलाता है, हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। ये चीज ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, तो अब इतना फटाफट से नोट डाउन कर लो, इसके बाद नेक्स्ट हम रिएक्शन पे क्या करते हैं, मूव करते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, सेकंड नंबर पे जो हमारा है यहाँ पर कौन सा रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, डीकम्पोजिशन का मतलब डीकम्पोज, डीकम्पोज का मतलब होना है ब्रेक होना, डीकम्पोज का मतलब क्या होना है, यहाँ पर ब्रेक होना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो हम रिएक्टेंट लेंगे वो क्या होगा, यहाँ पर ब्रेक होगा, और यहाँ पर क्या बनाएगा, टू और मोर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। इसका मतलब यहाँ पर देखो, कॉम्बिनेशन में क्या था कि कॉम्बिनेशन में हमने टू और मोर यहाँ पर क्या लिए थे, रिएक्टेंट, और एक सिंगल क्या बन रहा था, प्रोडक्ट बन रहा था। बट डीकम्पोजिशन में इसका अपोजिट होता है। इसके अंदर क्या करते हैं हम यहाँ पर कि एक ही यहाँ पर क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, और वो ब्रेक होगी, क्या बनाएगा, टू और मोर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। इसका मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है क्या, कि वाई डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन का अपोजिट क्यों है, वो यही कारण है, इसके अंदर जुड़ते हैं, इसके अंदर क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, when a single reactant break down
with the help of एनर्जी, ब्रैकेट में यहां पे लिखो बच्चों हीट, इलेक्ट्रिसिटी और यहां पर आ जाएगा लाइट। ठीक है, तो यहां पर बच्चों ध्यान रखना, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, जब ये क्या होगा ब्रेक होगा तो इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होगी इन्वॉल्व होगी, एनर्जी चाहिए होगी इसको क्या करने के लिए ब्रेक करने के लिए। अब वो एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी, या तो हीट के फॉर्म में मिल सकती है, या तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में मिल सकती है, या फिर लाइट के फॉर्म में मिल सकती है। ठीक है, टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट, टू और मोर प्रोडक्ट्स इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखो बच्चों यहाँ पर, एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लूंगा FeSO4, ये जो होता है इसको बोलते हैं हम फेरस सल्फेट। तो बच्चों साथ ही साथ इसका कलर भी लिख लेना, क्योंकि कलर से यहाँ पर क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या करोगे, FeSO4 का कलर जो होता है वो होता है ग्रीन कलर। ठीक है, तो यहाँ पर मार्कर भी ग्रीन है और यहाँ पर FeSO4 का कलर भी क्या होगा, यहाँ पर ग्रीन कलर होगा। ठीक है, जब ये इसको हीट मिलेगी, ये हीट का सिंबल होता है, इसको हम डेल्टा भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होगा, जैसे ही इसको हीट मिलेगी तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा, और ब्रेक होकर यहाँ पे क्या बनाएगा Fe2O3 और प्लस यहाँ पर SO2 और प्लस SO3। ठीक है, तो ये जो Fe2O3 है इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। और यहाँ पर दो गैसेस निकलती है जो क्या होती है SO2 और SO3 होती है। तो यहाँ पर देखो ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में ये रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट को हीट मिला और ये क्या हो गया, दो या दो से ज्यादा क्या हो गया यहाँ पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, इसी को कहते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर मैंने 3 रिएक्शन और लिखवाई थी, थर्मल, इलेक्ट्रो एंड फोटो। तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में फर्स्ट थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकेंड इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, एंड थर्ड फोटो डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पर देखो बच्चों, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर यहाँ पर एनर्जी हीट के फॉर्म में क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, मतलब कि यहाँ पर हीट की रिक्वायरमेंट है क्या करने के लिए, यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करने के लिए। तो हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, सेम डेफिनेशन यहाँ पे तीनों में, बस यहाँ पर एक वर्ड को चेंज करना है। तो व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ हीट, यहाँ पे एनर्जी क्या आ जाएगा, हीट एनर्जी लिख दो। ठीक है, टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। बस यहाँ पे क्या करना है, हमें हीट एनर्जी लिखना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल हमारा ये लिखा हुआ है, ये भी लिख सकते हो इसके अंदर यहाँ पर। तो एग्जाम्पल में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर डेफिनेशन यहाँ पे क्या कर लेना, कॉपी कर लेना, और बस यहाँ पर मैं वर्ड बता दूंगा कि क्या क्या आएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा FeSO4, इसको जैसी हीट मिलेगी तो ये क्या होगा, Fe2O3 प्लस SO2 और प्लस SO3। ये हो गई हमारी कौन सी, थर्मल डिकम्पोजिशन की। नेक्स्ट इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन का मतलब सिंपल सा है, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट, तो वो हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। तो इसका अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल बताऊं, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका हमारा, मैंने ले लिया वाटर, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसके अंदर से, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, एक्वा सॉल्यूशन ले लिया इसका वाटर का, इसके अंदर मैंने नमक भी डाल दिया ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो हो वो इजिली क्या हो जाए, कंडक्ट हो जाए। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तो ये ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होके यहाँ पे क्या बनाएगा, H2 प्लस O2। ठीक है, हाइड्रोजन अलग होगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन कहते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन के बाद फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन क्या होता है कि व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ लाइट, लाइट मींस सनलाइट, तो सनलाइट के फॉर्म में अगर एनर्जी क्या हो रही है, मिल रही है किसको, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्या, फोटो डिकम्पोजिशन। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, AgCl, और यहां पर क्या बनेगा, AgCl को जैसी सनलाइट मिलेगी तो ये Ag अलग हो जाएगा और Cl2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर AgCl और यहाँ पर इसकी एक और रिएक्शन होती है AgBr की, तो यहाँ पर लिख सकते हो AgBr, सेम रिएक्शन है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, Ag प्लस Br आ जाएगा, Br2, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्लियर है इतना, ठीक है, फटाफट से इतना नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारा कौन सा है यहाँ पर, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थर्ड नंबर पे हमारा डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इससे पहले मैं यहाँ पर ये बता दूं एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पर एक डेफिनेशन लिख लो एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है, देखो बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है सेम, अगर मैं इसके स्प्लिट करूं, इस नेम को क्या करूं, स्प्लिट करूं, एंडो का मतलब होता है इन्वॉल्व, अगर मैं अपनी उसमें बताऊं तो यहाँ पर एक सिंपल लैंग्वेज में, तो एंडो का मतलब इन्वॉल्व हो गया, और यहाँ पे थर्मिक का मतलब क्या हो गया, हीट मींस थर्मल। तो जिस रिएक्शन को करने के लिए यहाँ पर हीट क्या हो, उसके अंदर रिक्वायरमेंट हो, मतलब हीट इन्वॉल्व हो, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर लिखोगे क्या, अ केमिकल रिएक्शन इन विच heat energy is required, ठीक है, क्लियर ना, रिक्वायर्ड या फिर इन्वॉल्व। तो अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड या फिर इन्वॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या हो, या तो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड हो या फिर इन्वॉल्व हो, उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर जो हीट एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, जो भी हमें रिएक्शन लिखी यहाँ पर हमें कौन सी, FeSO4 वाली, ये भी एक तरह का क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, यहाँ पर हीट एनर्जी क्या होती है, रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पर सिंबल दे रखा है। इसके बाद जब जैसे इसको हीट मिलेगी तो Fe2O3 प्लस SO2 और प्लस SO3 में क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है इतना, ठीक है, ये हो गया हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन के बाद हमारी कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ नंबर पे, सॉरी थर्ड नंबर पे है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बच्चों ध्यान से समझना है, यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसके अंदर अभी मैं यहाँ पर रिएक्टिविटी स्टेज बता दूंगा, इसलिए मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखो बच्चों, इन अ केमिकल रिएक्शन हाईली reactive metal displaces low reactive metal. From low reactive metal from its compound, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है कि इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा वो लो रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा, यहाँ पर डिस्प्लेस कर देगा, इसके कंपाउंड से उसी कंपाउंड से क्या करेगा, उसको हटा देगा, इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये होगा कैसे, इसके लिए हमें यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी। तो एक छोटा सा रिएक्टिविटी सीरीज लिख देता हूँ मैं, जो ऊपर होंगे, जिसके ऊपर होंगे वो ज्यादा क्या होंगे, हाईली रिएक्टिव, और जो जिसके नीचे होंगे वो लो रिएक्टिव होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है हमारा क्या, सिंबल लिख देता हूँ यहाँ पर मैं,
ठीक है, मैं रिपीट कर दूंगा, मतलब कि बोल दूंगा, आप क्या करना है उसको नोट डाउन कर लेना। के का मतलब हो गया यहाँ पर पोटेशियम, Na का मतलब हो गया यहाँ पर सोडियम, कैल्शियम, Ca का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कैल्शियम, Mg का मतलब हो गया मैग्नीशियम, Al का मतलब हो गया एल्यूमिनियम, Zn का मतलब हो गया जिंक, Fe का मतलब हो गया आयरन, Pb का मतलब हो गया लेड, सीसा जिसे बोलते हैं हिंदी में, H का मतलब हो गया यहाँ पर क्या हमारा हाइड्रोजन, इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर Cu मतलब कॉपर, Hg मरकरी, Ag एंड Au। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, Hg हो गया, उसके बाद सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, तो ये होती है रिएक्टिविटी सीरीज। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे हम रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी यहाँ पर बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पर देखो, अगर मैं बोलूं मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव देन बिलो एलिमेंट या बिलो मेटल्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर क्या है कि मैग्नीशियम है वो नीचे वाले मेटल से या नीचे वाले एलिमेंट से क्या है हाईली रिएक्टिव है, बट ऊपर वाले से क्या हो जाएगा, ये लो रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सेम वही है कि हाईली रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, लो रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से क्या कर देगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं CuSO4 ले लेता हूँ। ठीक है, CuSO4 ले लेता हूँ, यहाँ पर CuSO4 का कलर क्या होता है, किस मार्कर से लिख रहा हूँ मैं, ब्लू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का क्या होता है हमारा CuSO4 होता है। ठीक है, ब्लू कलर का एक क्रिस्टल या सॉल्यूशन बोल सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होगा, हम इसके अंदर जैसे ही हम Fe ऐड करेंगे, तो अब देखो बच्चों Cu नीचे है, Fe ऊपर है, तो Fe क्या करेगा, हाईली रिएक्टिव है, Fe क्या करेगा, इस Cu को हटा देगा, Cu को हटाएगा और इसकी जगह ले लेगा, तो यहाँ पर क्या बनाएगा FeSO4 प्लस Cu हट गया, अलग हो गया। और यहाँ पर देखो बच्चों कलर का भी क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ पर अभी मैंने पहले बताया था कि FeSO4 का कलर क्या होता है, बोलो फटाफट से, FeSO4 का कलर क्या होता है यहाँ पर, ग्रीन कलर। कैसा होता है यहाँ पर, ग्रीन कलर। तो देखो बच्चों यहाँ पर चेंज इन कलर हो रहा है, ब्लू कलर का CuSO4 चेंज हो गया किसके अंदर, ग्रीन के अंदर। ठीक है, तो ये भी केमिकल रिएक्शन है, अभी हमने पढ़ा था ऑब्जर्वेशन में कि चेंज इन कलर, तो यहाँ पर क्या है कि जो ब्लू है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस रिएक्शन को कहते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, फटाफट से इतना नोट डाउन कर लो आप। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर 4th नंबर पे हम लिखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, दो बार। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट दो बार होगी, मींस यहाँ पर जो रिएक्टेंट होंगे वो अपने आयनों को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। जो आयंस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, उनको वो क्या करेंगे, आपस में एक्सचेंज करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सी डेफिनेशन लिखोगे क्या, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एक्सचेंज करेंगे अपने आयंस को, इसके अंदर रिएक्टेंट में क्या करेंगे, अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे, और यहाँ पर क्या बनाएंगे, दो प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, जिसके अंदर एक एक्वस फॉर्म में बनता है जो वाटर में सॉल्युबल होगा, और एक इसमें एक क्या बनेगा, हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ले लिया किसका, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ठीक है, और प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फेट, और इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जब ये रिएक्ट करेंगे तो H2 जुड़ेगा Cl के साथ और Ba जुड़ेगा SO4 के साथ, तो यहाँ पर BaSO4 फॉर्म करेगा
और BSO4 का कलर बताओ बच्चों, अभी मैंने पढ़ाया था BSO4 का कलर क्या होता है हमारा, व्हाइट कलर। तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, पीपीटी शॉर्ट में लिख देते हैं यहाँ पर हम, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, और प्लस यहाँ पर क्या बनेगा, HCl। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर जो BaCl2 था, ये था हमारा एक्वस फॉर्म में, एक्वस मतलब वाटर में सॉल्युबल था। ये जो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये भी क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, मतलब एक्वस फॉर्म में। यहाँ पर जो BSO4 है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाया, मतलब कि ये इनसॉल्युबल होगा वाटर में, लेकिन जो HCl होगा वो क्या होगा यहाँ पर, एक्वस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों कि डबल डिस्प्लेसमेंट में जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनते हैं, एक एक्वस बनता है और एक यहाँ पर क्या होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ठीक है, ये हमारा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, इसी के अंदर हमने पढ़ेंगे क्या हम, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है कि किसी भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, ठीक है, इन अ केमिकल रिएक्शन प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सिंपल से यहाँ पे लिख लेना है डेफिनेशन क्या, कि डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन होती है या फिर एक केमिकल रिएक्शन हो जिसके अंदर क्या बने, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हमारा हो गया। एग्जांपल हमारा ये लिखा हुआ है यहाँ पर रिएक्शन जो दे रखी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बच्चों 5th नंबर पे हमारा कौन सा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। 5th नंबर पे कौन सा हमारा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखो बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, नाम में ही है यहाँ पर ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या होगा, मतलब कि ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होगा इसके अंदर। अब देखो ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होगा तो किस तरह से इसको लिखेंगे आप, तो यहाँ पर सिंपल सा लिखोगे गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इन अ केमिकल रिएक्शन is known as chemical known as oxidation reaction। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ऑक्सीडेशन में कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन एटम का क्या हो, गेन हो, या हाइड्रोजन के एटम का क्या हो यहाँ पर लॉस हो, ये हमारा क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन में ये क्या कहलाता है हमारा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो बच्चों, अगर एग्जाम्पल की अगर बात करें यहाँ पर, तो एग्जाम्पल देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एग्जाम्पल की, तो मैंने यहाँ पर ले लिया कॉपर, यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, कॉपर। कॉपर को मैं हीट कर रहा हूँ, कॉपर को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, हीट कर रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये हीट का सिंबल हो गया यहाँ पर। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना हीट। तो यहाँ पर ये कॉपर ऑक्सीजन का क्या करेगा, गेन करेगा, और क्या बनाएगा यहाँ पर, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करेगा। क्या बनाएगा यहाँ पर, कॉपर ऑक्साइड। इसको बैलेंस कर लेना, यहाँ पर 2 लगा दो, कॉपर के एटम 2 हो गए, यहाँ पर भी 2 लगा दो, कॉपर के एटम 2 हो गए, ऑक्सीजन के 2 पहले से ही थे तो यहाँ पर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा तो ये क्या करेगा, कॉपर ऑक्सीजन को गेन करेगा और क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या कर लिया इसने, गेन कर लिया। ठीक है, जब गेन कर लिया तो कौन सी रिएक्शन हमारी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट हमारा है, कौन सी रिएक्शन करेंगे हम, 6 नंबर पे, रिडक्शन रिएक्शन। अब देखो बच्चों रिडक्शन रिएक्शन क्या है, रिडक्शन रिएक्शन इसका अपोजिट है, मतलब ऑक्सीडेशन का क्या है यहाँ पर, अपोजिट है। यहाँ पर गेन क्या कर रहा है, किसके एटम गेन कर रहे हैं, ऑक्सीजन के। यहाँ पर क्या करेंगे, अब गेन किसके एटम करेंगे, हाइड्रोजन के। तो गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम in a chemical reaction is known as reduction reaction, is known as reduction reaction। ठीक है, तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या है यहाँ पर, गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो अगर ये गेन कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम का या लॉस कर रहे हैं किसका, ऑक्सीजन के एटम का, तो क्या कहलाएंगे यहाँ पर हमारे, रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर अगर हम बात करें रिडक्शन रिएक्शन की, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन का यहाँ पर ले सकते हैं हम। तो गेन ऑफ हाइड्रोजन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी H2 प्लस Cl2, ठीक है। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, HCl। इसको भी बैलेंस कर दो यहाँ पर। तो ये जो देखो Cl ने क्या कर लिया, हाइड्रोजन के एटम को क्या कर लिया, गेन कर लिया, और यहाँ पर क्या बनाया, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, आ रही बात सर में, क्लियर है इतना। या फिर हम एक और चीज कह सकते हैं यहाँ पर क्या, CuO प्लस हाइड्रोजन ले लेते हैं यहाँ पर। तो CuO प्लस हाइड्रोजन, अब देखो इसके अंदर दोनों चीजें होती हैं वैसे तो, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। कैसे, यहाँ पर ये जो Cu है ना, Cu अभी हमने रिएक्टिविटी चीज पढ़ी थी, हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है क्या हमारा Cu। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ पर Cu को अलग कर देगा, Cu को क्या कर दिया इसने, अलग कर दिया, और खुद जुड़ जाएगा, यहाँ पर क्या बनाएगा, वाटर फॉर्म करेगा। देखो बच्चों यहाँ पर, ये जो यहाँ पर देखो कॉपर ऑक्साइड था यानी कि CuO, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का लॉस कर रहा है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है हमारा, रिडक्शन रिएक्शन। क्या हो गया यहाँ पर, Cu हट गया, अलग हो गया, और यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन। हाइड्रोजन यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का गेन कर रहा है। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का गेन कर रहा है, यानी कि एक से ऑक्सीजन क्या कर रहा है, छीन रहा है। तो ऑक्सीजन का गेन क्या कहलाएगा यहाँ पर हमारा, ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो इसके अंदर बेसिकली दोनों चीज हो रही है, ठीक है, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ठीक है, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो आप। नेक्स्ट देखो बच्चों, कौन सा हमारा 7th नंबर पे है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या है बच्चों, यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन में दोनों चीजें होंगी, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। तो यहाँ पर लिखोगे बच्चों, इन अ केमिकल रिएक्शन बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन अकर। ठीक है, इन अ केमिकल रिएक्शन बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन अकर, दोनों चीजें होंगी, ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पर, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। एग्जाम्पल अभी मैंने यहाँ पर लिखा था CuO प्लस H2, तो यहाँ पर Cu प्लस H2O, तो ये देखो ये लॉस कर रहा है ऑक्सीजन का लॉस क्या कहलाएगा यहाँ पर, रिडक्शन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन का गेन कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, और दोनों चीजें हो रही हैं तो क्या कहलाएगा यहाँ पर, रिडॉक्स रिएक्शन। अब बच्चों इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को ध्यान रखना है, यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ, एग्जाम में 2 मार्क्स में या फिर 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, किसकी बात होगी यहाँ पर, अब रिड्यूसिंग एजेंट की और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात होगी। अब बच्चों ये ध्यान रखना, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है, ये जो दोनों एजेंट होते हैं वो इसी के अंदर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों कि यहाँ से ये पूछा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेशक यहाँ पर रिएक्शन पूरी ना पूछे रिडॉक्स की, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जरूर पूछेगा। रिएक्शन दे देगा एक, ठीक है, इक्वेशन, और उसके बाद क्या होगा यहाँ पर पूछा जाएगा क्या, कि रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ इसके अंदर से क्या है। देखो बच्चों, जो यहाँ पर क्या कर रहा है, रिडक्शन हो रहा है, जिसका यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, वो कहलाएगा यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि CuO क्या होगा हमारा, ऑक्सीडाइजिंग। इसका मतलब क्या है कि जो जिसके पास ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन को दे, किसी और अदर सब्सटेंस या किसी और अदर एलिमेंट्स को क्या करे, ऑक्सीजन को दे दे, तो यानी कि ऑक्सीजन को देना ही यहाँ पे क्या कहलाएगा, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीजन किसके पास है, CuO के पास है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, दे देगा। बेशक ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, लेकिन ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। अब इसके बाद जो क्या करे, यहाँ पर ऑक्सीजन को ले ले अपने पास, ठीक है, जो क्या करे यहाँ पर ऑक्सीजन को ले ले, क्लियर है इतना। तो जो ऑक्सीजन को ले लेगा यहाँ पर, किससे ले लेगा, ये इससे ले लेगा। तो जो ऑक्सीजन को ले लेगा तो कौन ले रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या कहलाएगा यहाँ पर, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर यही पूछा जाता है, और हमें रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसके अंदर देखना है, रिएक्टेंट में देखना है। प्रोडक्ट के साइड हमें कोई मतलब नहीं है, प्रोडक्ट साइड मत जाओ, हमें किस तरफ देखना है, यहाँ पर रिएक्टेंट में देखना है।
तो यहाँ पर देखना है क्या कि देखो जब ये प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ले रहा है, ये रहा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन होगा यहाँ पर क्या हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, ना कि यहाँ पे वाटर होगा। ठीक है, बच्चे गलती कर देते वाटर लिख के आ जाते। और यहाँ पर ऑक्सीजन किसके पास है, कॉपर के पास है। तो कॉपर ने ऑक्सीजन को दे दिया, तो बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर Cu लिख के आ जाएंगे, ये गलत हो जाएगा, CuO लिखना है हमें। सारी बात समझ में, ठीक है, पूरा लिखना है यहाँ पर CuO। तो रिएक्टेंट वाला जो होता है वो लिखा जाता है यहाँ पर। प्रोडक्ट हमें देखना तो है कि कौन यहाँ पे गेन कर रहा है कौन लॉस कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी चीज नहीं लिखनी है, यहाँ पर हमें लिखना है रिएक्टेंट से। क्लियर है इतना? ये हमारा क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारी सारी क्या हो गई, रिएक्शंस हो गई। एक रिएक्शन और रह गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी देख लो बच्चों, यहाँ पर 8 नंबर पे देख लो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है बच्चों, यहाँ पर देखो जब एसिड और बेस मिक्स होते हैं, मिलते हैं जब ये, ठीक है, व्हेन एसिड एंड बेस react together to form together to form a neutral substance is known as neutralization reaction। ठीक है, when acid and base, जब एसिड और बेस क्या होते हैं यहाँ पर रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ न्यूट्रल सब्सटेंस, क्या बनाएंगे, वो न्यूट्रल सब्सटेंस बनाएंगे, इसी को क्या कहेंगे हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखो बच्चों यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, मैंने यहाँ पे ले लिया HCl, ठीक है, जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करनी है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले लिया और NaOH ले लिया, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो Na जुड़ेगा Cl के साथ, तो यहाँ पर क्या बनाएगा, NaCl, और प्लस ये जो OH है ये जुड़ेंगे एक और H के साथ। ठीक है, तो एक H, दो H होगा यहाँ पर, और O यानी कि वाटर फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर ये जो NaCl होता है ये एक न्यूट्रल सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो जब एसिड और बेस क्या होते हैं यहाँ पर मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंस बनाते हैं, इसी को बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये हमारी जो 8 रिएक्शन थी और प्लस जो हमने और रिएक्शंस करी यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये हमारी सारी रिएक्शन क्या हो गए यहाँ पर कंप्लीट हो गई। इसके बाद में इसके अंदर 2 टॉपिक और बचे हुए हैं जिसका नाम है कोरोजन और रेंसिटी। तो फटाफट से इतना अगर वो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, फिर बाकी मैं 2 टॉपिक और भी है वो भी मैं क्या कर देता हूँ, डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। देखो बच्चों नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो कौन सा है यहाँ पर, कोरोजन का। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा, कोरोजन। ठीक है, अब बच्चों देखो कोरोजन क्या होता है। अब जो भी हमारे मेटल्स होते हैं, ठीक है, स्पेशली आयरन की बात की जाएगी यहाँ पर, जो भी हमारे क्या होते हैं यहाँ पे मेटल्स होते हैं वो मॉइस्चर, एसिड, एयर, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करके एक नई ही चीज बना देते हैं, यानी कि रस्ट लग जाती है, खराब हो जाते हैं वो मेटल। तो उसको हम, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, कोरोजन कहते हैं। जैसे अगर मैं आयरन को ऐसे एक्सपोज कर दूं, एयर के अंदर ऐसी रख दूं, तो क्या होगा, उसके अंदर एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कोरोजन। वैसे ही जो सिल्वर के आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो सिल्वर के क्या होते हैं यहाँ पर, ज्वेलरी होती है, आर्टिकल्स होते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, कभी कभी ब्लैकिश हो जाते हैं, तो वो भी हमारा क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। कॉपर के यहाँ पे आर्टिकल्स हो गए, कॉपर के यहाँ पे वेजल्स हो गए, कॉपर के बर्तन जो होते हैं उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, उसको भी हम क्या कहते हैं, यहाँ पे कोरोजन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, कोरोजन, सिंपल सी बात है, when a metal is when a metal is attacked by a substance such as acid, water,
moisture, etc. When a metal is attacked by a substance such as acid, water, moisture, etc., it becomes corrode. It becomes corrode. ठीक है. This process is known as corrosion. इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कोरोजन कहा जाता है. ठीक है. जैसे यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर आयरन की बात की जाएगी. रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन. ठीक है. तो इसके ऊपर कौन सी लेयर आ जाती है? ब्राउन कलर की लेयर. ब्राउन कलर की क्या हो जाती है? कोटिंग. ब्राउन कोटिंग ऑन रेडिश ब्राउन होती है वो. रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग होती है. तो ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन आर्टिकल. ठीक है. इसके बाद सेकंड पे आ जाएगा यहाँ पर ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर्टिकल्स. नेक्स्ट है यहाँ पर ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर आर्टिकल्स. ठीक है. तो ये हमारे क्या होते हैं? कोरोजन होते हैं. अब इससे बचने का भी मतलब तरीका है, यानी कि प्रिवेंट कर सकते हैं हम, इसको बचा सकते हैं. देखो पूरी तरह से कोरोजन को या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन को हम खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ मेथड है यहाँ पर जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं? कोरोजन के रेट को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं, बचा सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर नेक्स्ट है जो हमारा वो है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन. अब क्या क्या है यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन वो देखते हैं हम. तो ये भी हम डेली लाइफ में जो प्रिवेंशन है वो करते हैं यहाँ पर. जैसे पहला पेंटिंग. हम जो यहाँ पर जो हमारे दरवाजे खिड़कियां वगैरह होती हैं, ठीक है, किसकी? आयरन की. तो हम उस पर क्या कर देते हैं? पेंट अप्लाई कर देते हैं, पेंट लगा देते हैं. ठीक है. एक तो अट्रैक्टिव दिखता है, अच्छा दिखता है, और प्लस यहाँ पर कोरोजन के रेट को क्या कर देता है? कम कर देता है, ताकि जल्दी जो हमारे दरवाजे हैं वो खराब ना हो. तो पेंटिंग हो गया. दूसरा ग्रीसिंग. ग्रीस लगा देते हैं हम. ठीक है. ग्रीसिंग कर देते हैं यहाँ पर. तीसरा ग्रीसिंग के बाद ऑयलिंग. देखा होगा बड़ी बड़ी मशीनरी में क्या किया जाता है? ऑयल ऑयल डाला जाता है. ठीक है. हम अपनी गाड़ियों में भी क्या करते हैं? कहीं कहीं पे ऑयलिंग करते हैं, यहाँ पर ऑयल लगाते हैं, ताकि क्या हो कि हमारी जो गाड़ी है वो अच्छे से चल सके और उसके ऊपर रस्ट ना लगे, जंग ना लगे. ठीक है. फोर्थ नंबर पे क्या है हमारा? गैल्वेनाइजेशन. ठीक है. तो यहाँ पर जो आयरन के जो आर्टिकल्स होते हैं उसके ऊपर जिंक की लेयर क्या कर दी जाती है? चढ़ा दी जाती है, ताकि आयरन के आर्टिकल्स क्या रहे? बचे. तो उसको बोलते हैं हम गैल्वेनाइजेशन. तो ये कुछ मेथड्स होते हैं नॉर्मल से यहाँ पर कि जिससे हम क्या कर सकते हैं? जो कोरोजन के रेट को हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं. ठीक है. फटाफट से इसको भी क्या कर लो? स्क्रीनशॉट ले या नोट डाउन कर लो फटाफट से. इसके बाद हम एक लास्ट टॉपिक को बढ़ेंगे जिसका नाम है रेंसिडिटी. नेक्स्ट देखो बच्चों, यहाँ पर हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो है रेंसिडिटी. अब रेंसिडिटी क्या होती है बच्चों? रेंसिडिटी जो होती है, जो फूड आइटम्स होते हैं हमारे, ठीक है, जिसके अंदर ऑयल होता है, इसके अंदर फैट होता है, वो जो फूड आइटम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? स्पॉइल हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, जिसके कारण उसका टेस्ट और स्मेल भी क्या हो जाता है? यहाँ पर चेंज हो जाता है. ठीक है. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं. तो यहाँ पर लिखोगे बच्चों, व्हेन ऑयल एंड फैट containing food items are oxidized, they become
rancid and their taste and smell change। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, व्हेन ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम, जो ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, दे बिकम रेंसिड, और क्या हो जाते हैं, वो रेंसिड हो जाते हैं, जिसके कारण एंड देयर टेस्ट एंड स्मेल चेंज, और जो स्मेल होता है और जो उसकी टेस्ट होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और ये हमारे लिए क्या होते हैं, जो रेंसिड वाले जो फूड होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल भी होते हैं। ठीक है, तो ये खराब भी होते हैं हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए क्या होते हैं, बहुत ज्यादा खराब भी होते हैं। तो जब भी कभी क्या हो यहाँ पर टेस्ट और स्मेल क्या हो जाए ऑयल और फैट कंटेनिंग सब फूड आइटम्स का, तो उसे हमें क्या है, कंज्यूम नहीं करना चाहिए, उसे फेंक देना चाहिए। ठीक है, और अब इसको हम प्रिवेंशन भी कर सकते हैं कि यहाँ पर एनसीडी को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला देखो यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर प्रिवेंशन की, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडी। तो पहला जो प्रिवेंशन है, कॉमन प्रिवेंशन जो देखा ही होगा, जो चिप्स और जो बिस्किट या फिर जैसे कुरकुरे वगैरह के जो पैकेट्स होते हैं उसके अंदर एक गैस भरी जाती है, इसका नाम है कौन सा, नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस। ठीक है, फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस से क्या करना है, यहाँ पर भरना फूड आइटम्स का, नाइट्रोजन गैस से क्या कर देना, उसके अंदर भर देना, इससे क्या हो जाएगा, रेंसिडिटी से प्रिवेंट हो जाएगा। दूसरा आ जाएगा यहाँ पर क्या हमारा, कि रेफ्रिजरेटर का भी क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर भी क्या करता है यहाँ पर, रेंसिडिटी से प्रिवेंट करता है। ठीक है, तीसरा यहाँ पर रेफ्रिजरेटर के बाद है हमारा क्या, इसके अंदर एयर टाइट कंटेनर, यूजिंग एयर टाइट कंटेनर। ठीक है, हम एयर टाइट कंटेनर का भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जिसके कारण एयर उसके अंदर एंटर ना करे और क्या हो जाए, हमारा रेंसिडिटी से बच जाए। फोर्थ नंबर पे आता है यहाँ पर वैक्यूम पैकेजिंग। ठीक है, वैक्यूम पैकेजिंग, वैक्यूम पैकेजिंग का मतलब होता है जब पैकेट करते टाइम पैकेजिंग करते टाइम क्या करना है, उसके अंदर सारी एयर को क्या कर लो, बाहर निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, वहां पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, जिसके कारण रेंसिडिटी से क्या हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं, ठीक है, कुछ यहाँ पे मेथड्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, रेंसिडिटी से क्या कर सकते हैं, इसको बचा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना, तो ये पूरा एक चैप्टर था। ठीक है, तो आई होप आज का जो लेक्चर है, आज की जो वीडियो है बहुत पसंद आई हो आपको, समझ में आया हो, एक एक पॉइंट को मैंने यहाँ पर क्या करा, बहुत अच्छे से क्लेरिफाई किया है और बहुत अच्छे से समझाया है मैंने। ठीक है, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में क्या करा है मैंने यहाँ पर समझाया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।